हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन द लर्न विद डिटर्मिनेशन। वेल, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइडियलिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, देखो, आईआर एक ऐसा पेपर है ना जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को लगता है ये बहुत टफ है, हम तो फेल हो जाएंगे इसमें, ये तो हमको समझ ही नहीं आता है। तो ये सारे अजम्पशंस स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं जब भी वो आईआर पढ़ने बैठते हैं। ठीक है, वेल, ये बात हम आप सभी को क्लियर कर दे, आईआर जो पेपर है वो टफ नहीं होता, ये कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है। अगर इसके कॉन्सेप्ट पे हम लोग फोकस करें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यकीन मानो आईआर पढ़ने में इजी ही नहीं बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, तो देखो, आईआर की शुरुआत जो होती है वो वॉर से होती है। ठीक है, वॉर के डिबेट से शुरू होती है आईआर, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना 1914 से 1918 में, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 में, तो इतनी ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी और इतना ज़्यादा तबाही हुआ था कि लोग परेशान हो गए थे, लोग डर गए थे कि इस तरह का वॉर हमें दोबारा फेस करना ना पड़े, इस तरह का जंग हमें दोबारा देखना ही ना पड़े। तो इसलिए कई स्कॉलर्स इकट्ठे होते हैं और उनका डिबेट का जो मेन फोकस रहता है वो ये कि जंग होते क्यों है, जंग के कारण का हम लोग पता लगा ले, और अगर कारण पता लग जाएगा, रीजन पता चल जाएगा कि जंग होता ही क्यों है, तो हम लोग सॉल्यूशन भी ढूंढ लेंगे कि जंग रोकेंगे कैसे, पीसफुल कम्युनिटी बनाएंगे कैसे। तो इस तरह इस डिबेट में सबसे पहले जो पॉपुलैरिटी गेन किए, जो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे पहले फेमस हुए, वो आइडियलिस्ट अप्रोच। ठीक है, जिसको हम लोग आइडियलिज्म के नाम से जानते हैं। तो इस तरह हम ये समझेंगे कि आइडियलिज्म जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से पॉपुलर हुआ। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से पॉपुलर हुआ। ये अप्रोच का मेन मुद्दा क्या है, हम पहले ही बताएं कि आईआर जब शुरू हुआ था तो जितने भी अप्रोचेस आते थे, कॉन्सेप्ट आते थे, उनका बेसिक फोकस था कि जंग होता क्यों है इसका पता लगा। तो आइडियलिज्म देखते हैं क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वॉर हैपेंस फॉर 2 रीजंस। आइडियलिज्म कहता है कि वॉर जो होते हैं, वॉर होने के पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की कमी। कैसे? ऑटोक्रेटिक नेशंस में, यानी जो बड़े बड़े देश होते हैं जहां पावर कुछ लोगों के हाथों में या सिंगल पीपल के हाथ में क्या होता है, सिंगल पर्सन के हाथ में सेंट्रलाइज्ड होता है, तो वहां डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं। ठीक है, ऑटोक्रेटिक नेशंस ऐसे देश को बोलते हैं जहां एब्सोल्यूट पावर होता है, जहां पावर या तो किसी एक के हाथ में होता है या एक ग्रुप के हाथों में होता है। तो वहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ना होने की वजह से जंग होते हैं। अब ये कौन सी बात हो गई, इंस्टीट्यूशन नहीं है तो जंग होगा? वो इसलिए क्योंकि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में क्या होते हैं, लोग, जो पीपल होते हैं, जो आम जनता होते हैं, वो मेन पावरफुल होते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों के कंसेंट से ही सारा काम होता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में। जब तक लोग अपना परमिशन ना दे दे, अपना अप्रूवल ना दे दे, तब तक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में नहीं होता है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मेजॉरिटी सपोर्ट के बिना पर चलता है। अब ऑटोक्रेटिक नेशन में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है तो ऑटोक्रेटिक नेशन में क्या होगा, जिनके हाथों में पावर है वो अपनी मनमानी करेंगे, और अपनी मनमानी करेंगे तो जिसकी वजह से कुछ लोगों की मनमानी बाकी लोगों को पसंद नहीं आएगी, और जिन लोगों को पसंद नहीं आएगी वो निकल जाएंगे जंग करने कि नहीं, हमको इसका फैसला पसंद नहीं आ रहा है, हमको जंग करना होगा अब अपने फैसले को चेंज, अपने फैसले को लाने के लिए। ठीक है, तो ये पहला एक कारण है। दूसरा कारण है मिलिट्री अलायंसेस। मिलिट्री अलायंसेस मतलब होता है, कह सकते हैं कि सीक्रेटली बड़े पावरफुल लोगों का आपस में हाथ मिलाना। ठीक है, अब जैसे क्या हो रहा है, मान लो हम किसी को बहुत ही मामूली इंसान समझकर क्या किए, 2 तमाचा मार दिए। अब हमको पता चला कि जिसको हम 2 तमाचा मारे हैं उसका कॉन्टैक्ट काफी बड़े बड़े लोगों से है। अब वो क्या किया, बोल दिया कि देखो ये लड़की हमको क्या की है, 2 तमाचा मार दी है। अब उसकी वजह से क्या किए, हम उसके जो फ्रेंड्स है, जो बड़े लोगों से उसका ताल्लुक है, हम उनसे दुश्मनी मोल लिए। अब वो क्या किया, उस जो रिटर्न में हमको भी 2 तमाचा मिल गया। अब मेरे भी कई बड़े बड़े दोस्त थे, हम अपने बड़े बड़े दोस्तों को बोल दिए कि देखो हमको ये आदमी क्या किया, 2 तमाचा मारा है। अब इस तरह क्या हो गया, अब सब किसी को किसी का पता ना होने की वजह से, सबका आपस में कांटेक्ट होने की वजह से क्या हो गया, जंग हो गया। ठीक है, तो 2 मेजर कारण है जंग होने के। ये किसका मानना है, आइडियलिज्म का मानना है। कि क्या बोल रहे हैं, पहली बात तो ऑटोक्रेटिक नेशंस में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ना होने की वजह से जंग होता है, और दूसरा मिलिट्री अलायंसेस। मिलिट्री अलायंसेस को सिंपल में समझ सकते हैं कि आपस में सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, सीक्रेट फ्रेंडशिप होने की वजह से क्या होता है, जंग होता है। वही किसी को मामूली समझकर अटैक कर देना, पता चला कि बाद में वो बड़े बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है, फिर वो तुम पर अटैक किया, फिर तुम जिससे जुड़े हुए तुम उनको खबर करोगे, फिर इस तरह क्या हो जाएंगे, हौच पौच हो जाएगा, सब लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे। तो ये लोग बोलते हैं यही 2 कारण की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये बोले आइडियलिस्ट थिंकर सजेस्टेड दैट वॉर कैन बी अवॉइडेड। तो इसलिए ये सॉल्यूशन देते हैं कि हम लोग वॉर को अवॉइड कर सकते हैं, वॉर को खत्म कर सकते हैं, वॉर होने से रोक सकते हैं, सिर्फ क्या करके, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है, ऑटोक्रेटिक नेशन जो ये हमारे ऑटोक्रेटिक नेशन है जहां एब्सोल्यूट पावर है, वहां डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में सुधार लाएंगे। वहां का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो डेमोक्रेटिक तरीके से अगर हम बना दें, अगर डेमोक्रेटिक तरीके से सुधार लाए तो हम लोग वॉर को रोक सकते हैं। एंड बाय रिफॉर्मिंग इंटरनेशनल सिस्टम, और इस तरह इंटरनेशनल सिस्टम को भी अगर हम कुछ इंप्रूवमेंट लाए, जैसे ये क्लियर कर दे कि अब कोई भी किसी से कोई सीक्रेट नहीं रखेगा, सब चीजें ओपन रहेंगे, ओपन टू ऑल रहेंगे, तो इस तरह हम वॉर रोक सकते हैं।
तो आई होप कि समझ आ रहा होगा आप सभी को। तो एक बार देखते हैं इस पेज का, इस स्लाइड का समरी क्या होगा कि आइडियलिज्म अप्रोच आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आया था, और इस अप्रोच ने बताया कि वॉर होने के दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है ऑटोक्रेटिक नेशन में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की कमी है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। और दूसरा मिलिट्री अलायंस की वजह से यानी सीक्रेट फ्रेंडशिप की वजह से जंग होता है। और इस तरह बोलते हैं ये लोग कि वॉर को हम लोग आसानी से रोक सकते हैं अगर हम अपने ऑटोक्रेटिक नेशन में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में सुधार लाए और इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ सुधार लाने के बाद, यानी जो सीक्रेट फ्रेंडशिप का सिस्टम बना हुआ है इसको अगर सुधार लाएंगे तो हम लोग वॉर को आसानी से रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फोकस था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आइडियलिज्म का। तो आइडियलिज्म के कई स्कॉलर्स जो है फेमस है, जिसमें सबसे पहले आते हैं वुडरो विल्सन। ठीक है, सबसे पहले वुडरो विल्सन आते हैं। ये क्या है? एडवोकेट ऑफ आइडियलिस्ट थ्योरी, ये आइडियलिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करने वाले माने जाते हैं। वुडरो विल्सन फेमस है, किस लिए फेमस है? अपने 14 पॉइंट्स स्पीच के लिए। जब भी आइडियलिज्म पढ़ोगे तो 14 पॉइंट्स स्पीच को मेंशन करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताया जा रहा है कि वुडरो विल्सन फेमस है अपने 14 पॉइंट्स स्पीच के लिए, जो उन्होंने क्या किया था 1918 में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, एक आइडियलिस्ट थिंकर होने के तौर पर। तो अब देखते हैं क्या है 14 पॉइंट्स में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। ये जो 14 पॉइंट्स दिए हैं ना, वो उसमें सॉल्यूशन बता रहे हैं कि कैसे हम लोग जंग रोक सकते हैं, कैसे दोबारा जंग होने से हम लोग बचा सकते हैं, हम लोग ऐसा क्या करें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। तो सबसे पहले बोलते हैं सीक्रेट डिप्लोमेसी को हमें खत्म करना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलते हैं कि सीक्रेट डिप्लोमेसी जो है, जो हम बताए ना ऊपर, यहाँ पे हम बताए कि मिलिट्री अलायंसेस, ये सीक्रेट डिप्लोमेसी, सीक्रेट फ्रेंडशिप। तो वुडरो विल्सन कहते हैं सबसे पहले ये सीक्रेट डिप्लोमेसी को खत्म करो, सब कोई ओपन रहो, सबको बताओ कौन क्या कर रहा है। अगर सबको सबके बारे में पता रहेगा तो हम लोग आसानी से जंग होने से रोक सकते हैं। अब क्या है? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन द सी, जो सी में है नेविगेशन, मतलब समुद्र में यहाँ से वहां जाने का जो है पूरी की पूरी आजादी दे दो, सबको इसको नेविगेट कर पाए, अच्छे से देख पाए। ठीक है, रिमूव बैरियर्स टू फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड होने दो, मतलब फ्री ट्रेड कर दो, कोई भी किसी भी कंट्री में जाकर फ्री ट्रेड करे, टैक्स फ्री ट्रेड हो जाए। उसके अलावा रिडक्शन ऑफ वेपन्स, अब वेपन्स जो तुम लोग बना रहे हो, वेपन्स बनाओ ही नहीं। अगर वेपन्स बनाओगे ही नहीं तो जंग होगा ही नहीं। वेपन्स बना रहे हो ना यही सोचकर कि हमको जंग करना है, तो वेपन्स नहीं रहेगा, कम से कम कर दो, बस एकदम इमरजेंसी केस में वेपन्स का यूज होना चाहिए, अदरवाइज वेपन्स को रिडक्शन कर दो, यानी कम कर दो, रिड्यूस कर दो। फिर कॉलोनियल क्लेम्स टू बी सेटल्ड विद प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। यहाँ बोला जा रहा है कि अगर कोई कंट्री किसी को अपना कॉलोनी बनाकर रखा है और वो कंट्री दावा करे, जैसे ब्रिटेन वालों ने इंडिया को कॉलोनी बनाकर रखा था, तो ब्रिटेन इंडिया वाले अगर दावा करे कि इंडिया हमारा देश है, ब्रिटेन वालों को यहाँ से चले जाना चाहिए, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के तरीके से सेटल्ड होना चाहिए। दैट मीन्स आपस में बातचीत करके, सेल्फ नेगोशिएट करके मामले को सुलझा लो, जंग करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक लीग ऑफ नेशन बनाया जाएगा, जो क्या होगा, ये लीग ऑफ नेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगा जो दूसरा जंग होने से रोकेगा, जो अगर कोई देश आपस में लड़ रहा है तो उसके झगड़े को सुलझाने की कोशिश करेगा। तो ये वुडरो विल्सन का कहना था 14 पॉइंट्स स्पीच में। क्लियर हुआ? तो हम लोग यहाँ क्या सीखे हैं कि वुडरो विल्सन आइडियलिस्ट थ्योरी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। उन्होंने 14 पॉइंट्स स्पीच दिया था 1918 में, इसीलिए वो फेमस है। आइडियलिज्म जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो वुडरो विल्सन का नाम जानेंगे। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स क्या बताते हैं कि हमें सीक्रेट डिप्लोमेसी खत्म करना होगा, सी जो है सी ट्रेड में उसमें नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन देना होगा, यानी समुद्री रास्ते में रुकावटों को खत्म करना होगा। उसके अलावा फ्री ट्रेड में होने वाली जितनी भी रुकावटें हैं उसको खत्म करना होगा। उसके अलावा वेपन्स को कम से कम प्रोड्यूस करना होगा। उसके अलावा अगर कोई किसी के देश पर कॉलोनी बनाकर रखा है तो उस मामले को भी आपस में बातचीत करके सुलझाना होगा, और एक लीग ऑफ नेशन बनाया जाए ताकि देश अगर आपस में लड़ते हैं तो उसे लीग ऑफ नेशंस के जरिए सॉल्व किया जा सके। तो वुडरो विल्सन का ये जो 14 पॉइंट्स स्पीच था, इतना ज्यादा लोगों को पसंद आया था, इतना ज्यादा लोगों को सही लग रहा था कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल जाता है इसी 14 पॉइंट्स स्पीच के लिए। कब मिलता है? 1920 में मिलता है नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, अब दूसरे जो थिंकर है आइडियलिज्म के, वो राल्फ नॉर्मन एंजल है, और वो भी एक फेमस बुक लिखते हैं द ग्रेट इल्यूजन। फेमस बुक क्या है? द ग्रेट इल्यूजन। वो अपनी बुक में बताते हैं, देखो सब के सब जंग होने का कारण बताएंगे और जंग के फायदे या नुकसान बताएंगे कि जंग हो ही ना। ठीक है, तो ये अपनी किताब में बताते हैं, इट इज एन इल्यूजन दैट वॉर इज बेनिफिशियल फॉर द विनर, इट इज रादर अपोजिट। ये भी वॉर के नुकसान बताते हैं कि ये एक धोखा है, मतलब ये सोचना ही गलत है कि जंग करने से विनर को फायदा होता है, बल्कि देखा जाए तो ये उल्टा होता है। जंग करने से विनर को फायदा नहीं होता है, वो बस विनर तो हो गया, लेकिन जंग करने से दोनों साइड में ही नुकसान होता है। विनर भी आसानी से नहीं जीतता है, वो भी कई लोगों का जान गंवा देता है, कई टेरिटरीज उसके बर्बाद हो जाते हैं, इकोनॉमी बर्बाद हो जाते हैं, वेपन्स खत्म हो जाते हैं, तब वो जीतता है। अब उसको दोबारा से रिकवर करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए राल्फ नॉर्मन एंजल भी समझा रहे हैं कि लोगों के सोच में धोखा है कि वॉर जो होता है विनर को बहुत फायदा देता है, असल में कोई फायदा नहीं देता है, वॉर से दोनों तरफ कोई नुकसान होता है। यहाँ तक कि बोलते हैं वॉर डिसरप्ट इंटरनेशनल कॉमर्स। वॉर की वजह से क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे जो बिजनेस हो रहा है, एक देश जो दूसरे देश से बिजनेस कर रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहा है, वॉर से तो ये और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब जैसे फॉर एग्जांपल अगर गल्फ कंट्रीज में वॉर हो रहा है तो इंडिया अगर गल्फ कंट्रीज से ऑयल ले रहा है
तो क्या होगा, गल्फ कंट्रीज में वॉर होने की वजह से वहां ऑयल इजिली रिसीव नहीं हो पाएगा इंडिया में। अब इजिली रिसीव ना होने की वजह से यहाँ वॉर का जो ऑयल का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इससे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल कॉमर्स जो स्मूथली चल रहा था वॉर की वजह से डिस्टर्ब होने लगा। अब ऑयल का, पेट्रोल का प्राइस बढ़ने लगा, जिसकी वजह से नुकसान किसको हो रहा है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है। तो यहाँ बोल रहे हैं राल्फ नॉर्मन एंजल, कॉन्क्वेस्ट टेरिटरी इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। अगर कोई वॉर की वजह से कोई इलाका जीतता भी है तो उसको रिकवर करना इतना ज्यादा खर्च बढ़ जाता है रिकवर करने में, तो इसलिए कोई मजा नहीं है वॉर करने में, वॉर करो ही मत, ठीक है। तो राल्फ नॉर्मन एंजल क्या बोलते हैं कि ग्रेट इल्यूजन एक किताब लिखते हैं, उस बुक में उन्होंने समझाया है कि ये लोगों का सोचना वहम है, ये गलत ख्याल है कि वॉर से विनर को हमेशा बेनिफिट होता है, इसका उल्टा असर होता है। वॉर से क्या होता है, इंटरनेशनल कॉमर्स में डिस्टर्ब हो जाता है, डिसरप्शन आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती है, इस तरह एक इलाके को जीतना भी काफी महंगा पड़ जाता है। फिर लास्ट में आते हैं जे हॉब्सन, वो बोलते हैं, वो भी रीजन बताते हैं कि इंपेरियलिज्म जो है मेन कारण है जो वॉर की तरफ हमें ले जाता है। इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, ताकत के बिना पर किसी कंट्री पे कब्जा कर लेना, ठीक है, फोर्स के बिना पर किसी कंट्री पे कब्जा कर लेना। अगर फोर्स के, मेरे पास बहुत ज्यादा ताकत है, हम बैठे बैठे बोर हो रहा है, हम बोले चलो अपना ताकत किसी पे आजमाते हैं, किसी पे अटैक करके उसको अपना क्या कर लिए, प्रिजनर बना लिए, अपना कैदी बना लिए। तो इससे क्या हो रहा है, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जो अच्छा खासा सुकून से जिंदगी गुजार रहा था, हम उसके लाइफ को डिस्टर्ब कर दिए। अब वो क्या होगा, अब वो बदले में हमें काउंटर अटैक करेगा, इस तरह जंग होता है। इंपीरियलिज्म भी एक कारण है, ठीक है। जो 3 फेमस थिंकर है आइडियलिज्म के, तो जब भी आइडियलिज्म का नोट्स लिखेंगे या समझेंगे तो ये तीनों के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब क्या है, एक EH कार आते हैं, EH कार उसमें आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं अपनी बुक में। EH कार एक बुक लिखते हैं, वो बुक का नाम क्या है, 20 Years Crisis। उस बुक में लिखते हैं कि आइडियलिज्म ने ये जो कह दिया है, आइडियलिज्म मिसअंडरस्टूड द फैक्ट दैट इंटरनेशनल रिलेशंस आर बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। देखो इनको लग रहा है कि ये लोग जो ऐसे समझा रहे हैं, जैसे ये तीनों थिंकर हैं, इनको लग रहा है कि सबको हम समझा रहे हैं कि जंग क्यों होता है, किस लिए होता है, लोग समझ जाएंगे और लोग समझने के बाद जंग करेंगे ही नहीं। तो EH कार बोलते हैं कि आइडियलिस्ट थिंकर्स को ये गलतफहमी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोऑपरेशन नाम का चीज भी है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हर जगह तुम्हें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। हर जगह लोग एक कन्फ्लिक्ट वाले माइंडसेट लेकर रहते हैं कि क्योंकि इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम अपना अच्छा करें, हर कोई नहीं चाहेगा हम अपना खराब करें, हर कोई चाहेगा हम दूसरों से एटलीस्ट अच्छा करें। ये दूसरों से अच्छा करने वाला जो चाहत है ना, यही बहुत सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, इसी से वॉर होता है, यही सारे नुकसान करवाता है। तो फिर भी इसका एक सक्सेस है कि आइडियलिज्म अप्रोच के वजह से कैलो-ब्रियन पैक्ट साइन हुआ था 1928 में, जिससे कुछ समय के लिए जंग खत्म हो गया था, ठीक है। और नुकसान ये हुआ कि लीग ऑफ नेशंस कुछ सालों तक तो मेंटेन किया, वॉर होने नहीं दिया, लेकिन फिर देखा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, लीग ऑफ नेशन नाकाम हो गया वॉर को रुकवाने से, जिसकी वजह से आइडियलिज्म अप्रोच जो है कुछ सालों तक डोमिनेट करके रखा इंटरनेशनल रिलेशंस में। उसके बाद फिर एक नया अप्रोच आया इस वॉर के मसले को समझाने के लिए, जो न्यू अप्रोच है वो रियलिज्म का अप्रोच है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन अपना टाइम देने के लिए। अगर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे आप लोग तभी तो इनकरेजमेंट मिलेगा कि और भी ज़्यादा अच्छा से अच्छा टॉपिक पे वीडियोस बनाया जा सके, सबका हेल्प किया जा सके। और लाइक भी करना ना भूले प्लीज़, एक लाइक तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि ये मटेरियल ये सारा फ्री में मिल रहा है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर किसी भी तरह का डाउट है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। थैंक यू एवरीवन।